हमारी कहानी तब शुरू होती है जब उसके पिता ने पूरी क्लास के सामने उसकी गर्लफ्रेंड की पीठ पर हाथ मार दिया था। लड़ने के बजाय मार्कस बस मुड़ा और वहाँ से चला गया, जबकि वो लड़की उसे डरपोक बुलाती रही। वो बस मुस्कुरा दिया। इस चालाक लड़की को लग रहा था कि वे अभी भी उसकी पुरानी जिंदगी में जी रहे हैं। उस पुरानी जिंदगी में वो क्लास के बुली को पीटने के लिए बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा था। लेकिन उस लड़की ने सबको बताया कि मार्कस ने ही झगड़ा शुरू किया था। उसने तो उस बुली के साथ मिलकर टीचर के सामने उसे फंसा तक दिया था, जिसकी वजह से उसके स्कूल के रिकॉर्ड पर दाग लग गया और कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने का मौका उसके हाथ से निकल गया। सबसे बेतुकी बात तो ये थी कि स्कूल खत्म होने के बाद उसने सच में उसी बुली को डेट करना शुरू कर दिया और आखिर में उससे शादी कर ली। लेकिन अब जब मार्कस को एक नई जिंदगी मिल चुकी है तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि वो उसके लिए अपनी इमेज और अपना पूरा फ्यूचर फिर से बर्बाद करे। हम उसे अब टीचर के ऑफिस में पाते हैं, जहाँ वो उनके कोरे झूठ सुन रहा है और उसे ये पूरी सिचुएशन एक मजाक लग रही है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने खुद को सही साबित करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार हार गया। तब उसे समझ नहीं आता था कि टीचर उस पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि ये पूरी पूछताछ शुरू से ही बस एक दिखावा थी। वो बुली लियो डीन का बेटा था और क्लास के टीचर को अच्छी तरह पता था कि उनका फायदा किस तरफ है। मार्कस के कुछ भी समझाने से कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। दूसरी तरफ वालों को कभी सजा नहीं मिलने वाली थी। हालात और खराब तब हुए जब उसकी गर्लफ्रेंड सारा ने उसका साथ देने से मना कर दिया। जैसे ही टीचर मिस्टर मिलर को सारा से वो सच मिल गया जो वो चाहते थे, उन्होंने अनदेखा करते हुए सिर हिलाया और उन दोनों से कहा कि वे जा सकते हैं। ये पहले से फिक्स किया गया गेम था और मार्कस को ये पता था। मिस्टर मिलर फिर मार्कस की तरफ निराशा से मुड़े और पूछा कि इतने अच्छे नंबर लाने वाला स्टूडेंट इतने नाजुक मौके पर ऐसी गलती कैसे कर सकता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर मार्कस सारा को इतना पसंद करता था तो उसे स्कूल खत्म होने तक का इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने मार्कस को लेक्चर दिया कि मारपीट कभी किसी चीज का हल नहीं है और उसे बताया कि उसकी सजा पहले से ही तय है। उसे 1,500 शब्दों का एक अपोलॉजी लेटर लिखना होगा और पूरे स्कूल के सामने डांट खानी पड़ेगी। बड़े एग्जाम में सिर्फ 100 दिन बचे होने के कारण टीचर ने उसे वार्निंग दी कि ऐसी चीजों से अपनी जिंदगी बर्बाद न करे। लेकिन मार्कस ने बिना किसी भाव के अपने खाली चेहरे के साथ बस जवाब दिया कि वो ये सब करने से मना करता है। मिस्टर मिलर की आंखें शौक से फटी की फटी रह गई। उनका गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने पूछा कि मना करने से मार्कस का क्या मतलब है। वो चिल्लाए कि मार्कस को अपनी गलती का अंदाजा नहीं है और दावा किया कि दूसरे पेरेंट्स पुलिस में कंप्लेंट न करके उस पर एहसान कर रहे हैं। उन्होंने मार्कस से कहा कि चाहे वो लेटर लिखे या न लिखे, सजा तो मिलकर रहेगी और अगर उसने अपनी गलती नहीं मानी तो उसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। उस पल मार्कस एकदम शांत रहा। जैसे ही टीचर ने अपने कंप्यूटर पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड खोला, उन्हें मार्कस की माँ का फोन नंबर मिला और उन्होंने तुरंत कॉल कर दिया। सच कहूँ तो मार्कस को अब इस धमकी की जरा भी परवाह नहीं थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने जो दुख झेले थे, जहाँ वो अपने एग्जाम में फेल हो गया था और सच में अपने पेरेंट्स को निराश किया था, उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। उसने खुद से कहा कि इस बार कोई भी उसका रास्ता नहीं रोकेगा। वो उस चीज के लिए माफी नहीं मांगने वाला था जो उसने की ही नहीं। उसने टीचर की आंखों में देखा और कहा कि वो गलत नहीं है और अंदर ही अंदर टीचर को भी अच्छी तरह पता है कि सच क्या है। उसने उनसे कहा कि जो सजा देनी है दे दो। फिर वो मुड़ा और सीधे ऑफिस से बाहर निकल गया, जो जाहिर है कि काफी हिम्मत वाला कदम था। क्या मजाक है, एक ऐसा आदमी जो पहले ही पूरी जिंदगी जी चुका है, वो एक हाई स्कूल के टीचर से डरने वाला नहीं था। जब से वो अपने आखिरी साल में फिर से वापस आया था, उसने कसम खाई थी कि वो फिर कभी किसी झूठ के आगे सिर नहीं झुकाएगा। उसे अपनी पिछली हार का दर्द याद था और वो अपनी हर एक कामयाबी वापस लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। जब वो क्लास में लौटा तो वहाँ सब बहुत जोश में थे। उसके खास दोस्त सजा सुनने के लिए उसके आसपास जमा हो गए और मार्कस ने आराम से उन्हें बताया कि स्कूल चाहता है कि वो सबके सामने माफी मांगे। उसने उन्हें बताया कि उसने टीचर से साफ कह दिया है कि वो एक शब्द भी नहीं लिखेगा। वो बैठ गया और अपनी किताबें निकाल ली, अपनी स्टडी पर ध्यान लगाने के लिए तैयार। उसके दोस्त जेक ने उसकी इस बगावत से खुश होकर उसे थम्स अप दिया और पूछा कि टीचर का अगला मूव क्या है। मार्कस ने पूरी बेपरवाही से जवाब दिया कि टीचर उसके पेरेंट्स को बुला रहे हैं। ये सुनकर सारा अचानक नर्वस हो गई। वो जल्दी से आई और मार्कस को खींचकर कॉरिडोर में ले गई। उसे समझाने की कोशिश करने लगी कि चीजें हाथ से निकलने से पहले बस टीचर की बात मान ले। उसने झूठ बोलने के लिए माफी मांगी, कहा कि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये लॉजिक दिया कि दोनों के बजाय सिर्फ एक को सजा मिलना ज्यादा बेटर है। उसने यहाँ तक पूछने की हिम्मत की कि क्या वो सच में खुश होगा अगर वो भी मुसीबत में पड़ जाए, और बेचारी बनने का पूरा नाटक करने लगी। वो उसे सबके लिए सजा अपने सिर लेने के लिए मनाने की उम्मीद कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में किया था जब वो उसके लिए पूरी तरह पागल था। लेकिन मार्कस एक ही गलती 2 बार नहीं करने वाला था। उसने उससे पूछा कि अगर वो लियो को पसंद नहीं करती तो उसकी मदद क्यों कर रही है। सारा ने बेताबी से समझाया कि वो उसकी मदद नहीं कर रही है, वो बस चीजों को उलझाना नहीं चाहती। उसने उसके लिए वो अपोलॉजी
लेटर लिखने का ऑफर भी दिया, अगर वो बस टीचर के सामने अपनी गलती मान ले ताकि ये पूरा मैटर क्लोज हो जाए। ये एक पुराना जाल था, लेकिन मार्कस इसके आर पार देख सकता था। क्या सच में पेरेंट्स को बुलाने तक बात पहुंचनी जरूरी है? सारा ने मार्कस का हाथ पकड़कर मिन्नतें करती आंखों से पूछा। वो बिल्कुल बेचारी लग रही थी जब उसने उससे मदद मांगी। कहा कि वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स को पता चले, और यहाँ तक कि उसे एक इनाम देने का ऑफर भी किया। मार्कस बस मुस्कुराया और पूछा कि वो इनाम क्या हो सकता है। सारा ने अपने होंठ काटे और फुसफुसाकर कहा कि चूंकि वो उसे इतना पसंद करता है, इसलिए वो उसे अपने साथ डेट पर जाने का एक मौका देगी। मार्कस को लगभग जोर से हंसी आ गई। उसने उससे कहा कि वो ये मौका किसी और के लिए बचा कर रखे, फिर वापस क्लास की तरफ मुड़ गया। अपनी पिछली जिंदगी में वो अंधा था, लेकिन वो अब ऐसा नहीं रहने वाला था। वैसे भी अगर उसे किसी के पास जाना होता तो वो उसका सच्चा पहला प्यार होती, उसके जैसी चालाक लड़की नहीं। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसे याद आया कि इसी वक्त वो दूसरी लड़की शायद अभी भी बगल वाले स्कूल में बुली की जा रही होगी। थोड़ी देर बाद टीचर ने उसे वापस ऑफिस में बुलाया। हम मार्कस को अपनी माँ एलेना को अजीब सी नजरों से देखते हुए पाते हैं। वो जाहिर तौर पर शॉक में थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका बेटा किसी लड़की के चक्कर में फाइट में पड़ेगा, खासकर इसलिए क्योंकि वो हमेशा से एक अच्छे बर्ताव वाला टॉप स्टूडेंट रहा था। मिस्टर मिलर ने मार्कस से कहा कि वो अपनी माँ को खुद सब एक्सप्लेन करे। एलेना ने आह भरी अपने बेटे को ऑफिस के एक शांत कोने में ले जाकर पूछा कि सच में क्या चल रहा है। मार्कस आगे झुका और पूरा सच उनके कान में फुसफुसा दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। अपनी बात साबित करने के लिए उसने अपना फोन निकाला और उन्हें वो मैसेज दिखाया जो सारा ने उसे उस दिन पहले भेजा था। उसकी माँ सच में हिल गई थी। सच जानकर उनके हाथ गुस्से से कांप रहे थे कि उनके बेटे को फंसाया गया था। एलेना मिस्टर मिलर की तरफ मुड़ी। उनकी आवाज तीखी थी जब उन्होंने पूछा कि एक छोटी लड़की इतना बड़ा झूठ इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकती है। उन्होंने तुरंत फोन टीचर की तरफ बढ़ाया, जोर देते हुए कि उनका बेटा सच कह रहा है। उन्होंने समझाया कि मार्कस इंटरनेट की किसी खबर की वजह से वहां नहीं गया था। वो इसलिए गया क्योंकि इस लड़की ने उसे खास तौर पर बताया था कि उसे तंग किया जा रहा है। मिस्टर मिलर की आंखें शौक से चौड़ी हो गई जब उन्होंने फोन में चैट पढ़ी। जाहिर तौर पर उन्हें ऐसे पक्के सबूत की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा सख्त कर लिया। उन्होंने अपने दांत पीसे और माना कि झूठ बोलना गलत था, लेकिन सच ये है कि मार्कस ने किसी को हिट किया था। उन्होंने बताया कि लियो एक एथलीट है और अगर उसकी चोटों का असर उसके आने वाले एग्जाम्स पर पड़ा तो ये एक बहुत बड़ी आफत होगी। फिर मिस्टर मिलर मार्कस को दोबारा लेक्चर देने के लिए मुड़े। उन्होंने कहा कि हालात चाहे जो भी हो, वायलेंस कभी भी सही नहीं है और मार्कस को अपनी गलती सोचने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि वो सारा के झूठ को बाद में देखेंगे, लेकिन जोर दिया कि मार्कस अभी भी गलत है। मार्कस बस हंसा, टीचर की बातों को ताने के रूप में वापस उन्हीं पर दोहराते हुए। ये सच में कमाल था कि एक टीचर सच्चाई को इतनी बेशर्मी से इग्नोर कर सकता था। मार्कस ने पूछा कि क्या वे बस ये दिखावा करने जा रहे हैं कि सच कोई मायने नहीं रखता, और सुझाव दिया कि अगर उसे सजा मिल रही है तो उन तीनों को एक साथ सजा मिलनी चाहिए। सच कहूँ तो उसे अब नतीजों की परवाह नहीं थी। मिस्टर मिलर इस वक्त गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। मार्कस की तरफ इशारा करते हुए एलेना से कह रहे थे कि उनके बेटे का एटीट्यूड बहुत खराब है और उसे जरा भी पछतावा नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कि 1,500 शब्दों का लेटर काफी नहीं है, अब ये 3,000 शब्द होंगे और साथ ही पूरे स्कूल के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि मार्कस पछतावे का कोई भी निशान नहीं दिखा रहा है, लेकिन मार्कस बस मुस्कुराया और पलटकर पूछा कि क्या टीचर को पूरा यकीन है कि लियो को सच में सजा मिलेगी। उसने मिस्टर मिलर की आंखों में देखा और पूछा कि क्या वो सच में फील करते हैं कि वो एक टीचर बनने के लायक है। इस वजह से वो आदमी गुस्से में अपनी जगह से उछल पड़ा। वो चिल्लाया कि मार्कस अब अपने सीनियर्स की बेइज्जती कर रहा है और एलेना से कहा कि वो अब इसे संभालने की कोशिश करके थक चुके हैं। उसने मैटर को सीधे डीन के ऑफिस ले जाने का डिसीजन लिया। मार्कस ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि इसका क्या फायदा जब सबको पता है कि लियो डीन का बेटा है। उसने एक साफ सी बात कही, डीन अपने बेटे को कभी कोई असली सजा नहीं भुगतने देंगे। इस बात ने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया। आधे घंटे बाद डीन के ऑफिस में डीन लुइस एक सख्त चेहरे के साथ बैठे थे। दावा कर रहे थे कि उन्होंने स्टाफ रूम में उसके बदतमीज बर्ताव के बारे में पहले ही सुन लिया है। उन्होंने एलेना से कहा कि वे अब सही या गलत पर बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके बेटे के अपने टीचर्स के प्रति खराब रवैये पर बात कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मिस्टर मिलर इतने स्ट्रेस में है कि उनके दिल पर असर पड़ रहा है। उन्होंने फिर इस बात पर बुरा मानने का नाटक किया कि वो अपने बेटे को इंसाफ से बचाएंगे। डीन ने दावा किया कि वो अपने बेटे को घर पर उतनी ही कड़ी सजा देंगे, लेकिन जोर दिया कि मार्कस को टीचर से माफी मांगनी होगी और स्कूल के सामने अपना 3,000 शब्दों का लेटर पढ़ना होगा। उन्होंने सिचुएशन को बहुत खराब बताया और सुझाव दिया कि अगर मार्कस अपने तरीके नहीं बदल सकता तो स्कूल उसे नहीं रख सकता। स्कूल से निकाले जाने की धमकी सुनकर एलेना का दिल बैठ गया। उन्होंने बेताबी से पूछा कि क्या डीन सच में उनके बेटे को उसके आखिरी साल में निकालने के बारे में सीरियस है। डीन लुइस बस वही बैठे कंप्लेंट करते रहे कि जो स्टूडेंट अपने टीचर्स की इज्जत नहीं करता वो ऐसा स्टूडेंट है जिसे वे पता ही नहीं सकते। उन्होंने दावा किया कि अगर वो इतना जिद्दी बना रहा तो वे उसकी मदद करने में पूरी तरह बेबस है। एलेना ने समझाने की कोशिश
की कि उनका बेटा बस थोड़ा अड़ियल है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा करती, मार्कस ने उन्हें एक शांत साफ आवाज में बीच में ही रोक दिया, जिसने कमरे में मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया। उसने अपनी माँ से कहा कि ये कोई बिग डील नहीं है और अगर यहाँ उनका वेलकम नहीं है तो वो बस बगल वाले हाई स्कूल में अपना ट्रांसफर करा लेगा। डीन लुइस गुस्से से लगभग लाल हो गए थे। मार्कस की तरफ कांपती उंगली दिखाते हुए एलेना से कह रहे थे कि ये उनके बेटे का बिल्कुल लास्ट चांस है। उन्होंने उसे अल्टीमेटम दिया, या तो मार्कस लेटर लिखे और अपनी गलतियां माने या वो स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दे। मार्कस बस मुस्कुराया। वो इस भेदभाव वाली जगह को पीछे छोड़ने के लिए बहुत खुश था। जब ये खबर उसकी क्लास में पहुंची तो उसके साथी हैरान रह गए, सोच रहे थे कि वो अब बड़े एग्जाम को कैसे संभालेगा। मार्कस के कई खास दोस्त उसे मनाने के लिए दौड़े, उसे याद दिलाया कि कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम जिंदगी बदल देने वाला पल होता है। उसके क्लास टीचर ने अभी उससे कहा था कि अगर उसने 3000 शब्दों का लेटर लिखा तो चीजें बदल सकती है। टीचर ने सुझाव दिया कि अगर उसने उनका साथ दिया तो सारा के खिलाफ होने वाले एक्शन पर फिर से विचार किया जा सकता है। सारा के दोस्तों ने भी बीच में कूदते हुए दावा किया कि टीचर तो अब गुस्से में भी नहीं थे, जब तक कि मार्कस ने बहस शुरू नहीं कर दी और अब सारा को भी सजा मिल रही है। उन्होंने पूछा कि क्या वो अब खुश है कि सारा रो रही है और उसके पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है। उनमें से एक ने यहाँ तक पूछ लिया कि क्या वो आदमी भी है जो एक लड़की को इस तरह रोने दे रहा है। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल मिलर ने 2 बार खांसा और मार्कस को बाहर आने के लिए कहा। दूसरे स्टूडेंट्स ने अजीब नजरों के साथ देखा। जब हम मार्कस को अकेले में बात करने के लिए कॉरिडोर में जाते हुए देखते हैं, उसे एक नॉर्मल बातचीत की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उसे जुबानी हमले का सामना करना पड़ा। बताया गया कि भले ही कोई टीचर उसके साथ गलत करे, उसे पलटकर जवाब देने का कोई राइट नहीं है। वाइस प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या उसे लगता है कि उसके अच्छे ग्रेड्स उसे खास बनाते हैं। फिर वो भड़के कि स्कूल को उसके जैसे स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है और अगर वो स्टडी नहीं करना चाहता तो उसे बस चले जाना चाहिए। मार्कस ने शांति से जवाब दिया, ठीक है, जिसने वाइस प्रिंसिपल को पूरी तरह शौक में हाफने पर मजबूर कर दिया। सच कहूँ तो उनका सामना कभी ऐसे जिद्दी स्टूडेंट से नहीं हुआ था। गुस्से के एक दौरे में उस आदमी ने उससे कहा कि वो बस स्कूल से ड्रॉप आउट कर ले। फिर उसी पल सारा के पेरेंट्स आखिरकार आ गए, लेकिन अपनी बेटी को डांटने के बजाय उन्होंने तुरंत उसे इस सिचुएशन से दूर करना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने मार्कस की तरफ पूरी नफरत के साथ उंगली दिखाई। उन्होंने उसे एक मामूली इंसान कहा और अपनी बेटी के बारे में झूठ बोलने का इल्जाम लगाया, यहाँ तक कि ये सजेस्ट किया कि उसे किसी और स्कूल ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि वो सारा को फिर तंग न करे। मार्कस की माँ एलेना गुस्से से उबल रही थी और पलटकर जवाब देने के लिए तैयार थी, लेकिन मार्कस ने एक चौंकाने वाले ऐलान के साथ उन्हें रोक दिया। उसने अपनी माँ से कहा कि वो ड्रॉप आउट कर रहा है और उसके चले जाने के बाद ही उसके ग्रेड्स और अच्छे होंगे। पास ही फिजिक्स की टीचर मिसेस गेबल ने आह भरी, बताया कि उन्होंने उसे अगले महीने के फिजिक्स कंपटीशन के लिए भेजने का सोचा था। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने समझाया कि अच्छे नंबर उसे उसके कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में एक्स्ट्रा पॉइंट दिला सकते हैं, लेकिन चूंकि हर क्लास से सिर्फ एक ही स्पॉट था, इसलिए ये किसी और को देना पड़ेगा। सारा की माँ ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए पूछा कि क्या सारा वो स्पॉट ले सकती है। मिसेस गेबल ने एक अजीब सी स्माइल दी और कहा कि सारा के फिजिक्स के ग्रेड्स खैर बस ठीक ठाक ही है। 2 दिन बाद मार्कस अपने स्कूल छोड़ने वाले पेपर्स लेकर अपने क्लास के टीचर के ऑफिस में गया। मिस्टर मिलर अपनी ही जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसे ताना मारे बिना नहीं रह सके। टीचर ने दावा किया कि उन्होंने ऐसा स्टूडेंट कभी नहीं देखा, खासकर इसलिए क्योंकि वो मार्कस को केमिस्ट्री कंपटीशन के लिए भी साइन अप करने का सोच रहे थे। मार्कस ने उनकी तरफ बेपरवाही से देखा और कहा कि अगर टीचर अब माफी मांग ले तो वो रुकने के बारे में सोच सकता है। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर वो अवार्ड जीत गया तो टीचर उस पर अपना नाम डाल सकते हैं। मिस्टर मिलर का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि उन्होंने तुरंत पेपर्स पर अपने साइन किए और मार्कस से कहा कि वो उन्हें डीन और फिर प्रिंसिपल के पास ले जाए। वो बस उसे वहाँ से बाहर देखना चाहते थे। कुछ पलों बाद मार्कस मेन ऑफिस पहुंचा। वहाँ बैठे इंसान ने ऊपर देखा और पूछा, स्कूल छोड़ रहे हो? हैं? मार्कस ने प्रिंसिपल लुइस को ग्रीट किया और अपने विड्रॉल फॉर्म पर सिग्नेचर के लिए कहा। प्रिंसिपल ने छोड़ने का कारण पढ़कर त्योरियां चढ़ाई। इंग्लिश टीचर के साथ झगड़ा, स्टडी आगे जारी रखने में असमर्थ, ये कम से कम कहने के लिए एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट था। प्रिंसिपल ने कहा कि वो पक्का वही स्टूडेंट है जो टीचर्स को पलटकर जवाब देता है और कहा कि एक टॉप स्टूडेंट का इस तरह जाना एक शर्म की बात है। हालांकि उन्हें लगा कि जो स्टूडेंट फाइट्स में पड़ता है और सीनियर्स की इज्जत नहीं करता, उसे आसपास नहीं रखा जा सकता। मार्कस के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, क्योंकि अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने बताया कि उसने सुना है कि स्कूल एक बड़े मॉडल स्कूल स्टेटस के लिए अप्लाई कर रहा है और सजेस्ट किया कि अगर उन्हें इसे पाने के लिए उसकी मदद चाहिए तो टीचर्स को पहले उससे माफी मांगनी होगी। प्रिंसिपल लुइस ने अपनी आंखें घुमाई। एक स्टूडेंट की ऐसी डिमांड्स और एटीट्यूड देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी ऐसी इज्जत की कमी नहीं देखी थी, इसलिए उन्होंने तुरंत पेपर्स पर साइन कर दिए और स्कूल छोड़ने की मंजूरी दे दी। मार्कस फिर अपनी चीजें पैक करने के लिए क्लासरूम की तरफ गया। उसके साथ बैठने वाले लियो ने आह भरी और दुख जताया कि
उसकी लाइफ अब खत्म हो गई है क्योंकि अब उसके पास किसी का होमवर्क कॉपी करने के लिए नहीं होगा। मार्कस हंसा और उससे कहा कि उसे सच में एक बार खुद पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। लियो ने बस मजाक किया कि वो पहले ही बहुत पढ़ चुका है। हमें पता चला कि अपनी पिछली लाइफ में लियो मार्कस के चंद सच्चे दोस्तों में से एक था। वे मार्कस के एग्जाम्स में फेल होने के बाद एक ही यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे। असल में लियो ने ही उसे आखिरकार सारा के धोखों के बारे में सच बताया था। हमें पता चला कि सारा और वो एथलीट रयान एक दूसरे को डेट करने लगे और ग्रेजुएशन के कुछ ही समय बाद अपनी शादी अनाउंस कर दी। मार्कस इकलौता बेवकूफ था जो उसे अटेंड करने गया था। एक ऐसी मेमोरी जो अब बहुत हंसाने वाली लगती है। इस बीच लियो ने सारा की तरफ देखा और फुसफुसाया कि उसकी माँ क्लास में सबको बता रही है कि मार्कस पर एक नजर रखें ताकि वो उनकी बेटी को फिर तंग न करे। मार्कस बस हंसा, कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जा रहा है। जब फाइनल बेल बजी, मार्कस ने स्कूल को हमेशा के लिए गुड बाय कहने के लिए अपनी चीजें पैक करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, सारा ने उसे हिचकिचाते हुए पुकारा, दावा करते हुए कि उसका इरादा उसे चोट पहुंचाने का कभी नहीं था। वो ऐसी लग रही थी जैसे अब जब वो सच में स्कूल छोड़ रहा है तो उसका ज़मीर आखिरकार उसे कचोट रहा है। मार्कस पीछे मुड़ा, उसका चेहरा पूरी तरह ब्लैंक था और उससे कहा कि उसके झूठ ने उसे सच में निराश किया है। सारा विक्टिम बनने का ड्रामा करते हुए रोने लगी। ये जोर देने लगी कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। उसकी तरफ देखते हुए मार्कस को अपनी पुरानी फीलिंग्स जरा भी महसूस नहीं हुई। उसे एहसास हुआ कि उसकी सफाई बस उसके असली कैरेक्टर को छुपाने का एक कवर थी। वो खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया कि वो और रयान एक दूसरे को ही डिजर्व करते हैं। वो वहां से चला गया, आखिरकार उस फ्रस्ट्रेशन को निकाल दिया जो उसने 2 जन्मों से अपने अंदर दबा रखी थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने उनकी शादी में भी हजारों बार ये शब्द कहने का सपना देखा था। सच कहूँ तो फिर से नई लाइफ मिलना बहुत आजादी वाला फील कराता है। उसे अब घुट-घुट कर जीने की कोई जरूरत नहीं थी। घर लौटने पर सबसे पहली चीज जो उसने की वो था अपना कंप्यूटर खोलना और अपनी फेमस वेब नोवेल को ढूंढने के लिए स्कूल के फोरम में लॉग इन करना। उसने पोस्ट किया कि अपनी कुछ पर्सनल वजहों से वो स्कूल छोड़ रहा है और उसे अपनी स्टोरी अपडेट करना रोकना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से वो ये स्टोरी बस ये देखने के लिए लिख रहा था कि उसमें कोई टैलेंट है या नहीं, लेकिन उसका ट्रांसफर दूसरे स्कूल में उम्मीद से काफी जल्दी हो गया था। क्योंकि वो जा रहा था, यहाँ आगे कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने अपने रीडर से एक फॉर्मल अपोलॉजी मांगी और लगभग तुरंत ही फैंस की एक बाढ़ उससे न रुकने की रिक्वेस्ट करने लगी। कमेंट्स देखकर वो खुद से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि उसमें सच में स्टोरी टेलिंग का थोड़ा टैलेंट था। सोमवार तक मार्कस ने शहर के 2nd रैंक वाले हाई स्कूल में सक्सेसफुली ट्रांसफर ले लिया था। हालांकि यहाँ की फैसिलिटीज उसके पुराने स्कूल जैसी ही थी, लेकिन ग्रेजुएशन रेट्स थोड़े कम थे। जब वे ड्राइव करके जा रहे थे, उसके पिता ने एक सख्त चेहरा रखा। मार्कस द्वारा खड़ी की गई मुसीबत के बारे में कंप्लेन करते रहे और ये कि वो कितना लकी था कि इस स्कूल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जल्द ही वे पहुंच गए और क्योंकि मार्कस के ग्रेड्स बहुत अच्छे थे, पेपर वर्क तुरंत खत्म हो गया। उसे क्लास 4 में भेजा गया जो टॉप साइंस सेक्शन था, जिसे मिस टर्नर नाम की इंग्लिश टीचर लीड कर रही थी। डीन द्वारा मिस टर्नर को मार्कस और उसकी शानदार हिस्ट्री के बारे में बताने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर चला गया। लेकिन मार्कस की एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। उसने माया नाम की एक लड़की के बगल में बैठने के लिए पूछा। मिस टर्नर सरप्राइज थी और उन्होंने पूछा कि क्या वो उसे जानता है। उसने दावा किया कि वो एक पुरानी क्लास में थी और एक स्माइल के साथ टीचर एग्री कर गई। जब वे रूम की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने मैथ टीचर को अंदर एक टेस्ट लेते हुए पाया। मिस टर्नर ने पोलाइटली सिर हिलाया और मार्कस को क्लास के आगे ले गई। वो स्टूडेंट्स को देखकर मुस्कुराई और अनाउंस किया कि उनके पास एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। मार्कस को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा। मार्कस सीधा खड़ा हुआ और क्लास को बताया कि उसका नाम मार्कस है। दावा किया कि उसके ग्रेड्स एवरेज है, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है और वो कभी भी फाइट स्टार्ट नहीं करता। मिस टर्नर उसकी इस हिम्मत भरी तानेबाजी पर लगभग जोर से हंस पड़ी। उन्होंने क्लास से कहा कि वो उन्हें ज्वाइन करेगा और उसे माया के बगल वाली सीट की तरफ पॉइंट किया। एक शांत लेकिन चश्मा पहने हुए लड़की ने थोड़ा ऊपर देखा। ये सच में मार्कस की उससे पहली मुलाकात थी और वो बता सकता था कि वो बहुत ज्यादा शर्मीली थी। वो उस तरह की लड़की लग रही थी जो क्लास में इनविजिबल रहती है और शायद बुलीज का एक टारगेट भी। किसी भी नॉर्मल स्कूल सेटिंग में उसकी कोई सोशल प्रेजेंस नहीं होती। हालांकि मार्कस जानता था कि ग्रेजुएशन के बाद मिया की रेपुटेशन आसमान छू लेगी। वो चल कर गया और उसके बगल वाली डेस्क पर बैठ गया। मैथ टीचर ने उसे भी टेस्ट का एक पेपर थमा दिया। उसे इसे ट्राई करने के लिए कहा ताकि वे कल इस पर बात कर सके। मार्कस ने तमीज से सिर हिलाया, लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही बेल बजी, मार्कस किसी जू के जानवर की तरह मेन अट्रैक्शन बन गया। आसपास की क्लासेस के स्टूडेंट्स भी कॉरिडोर में जमा हो गए, नए लड़के की तरफ पॉइंट करते और फुसफुसाते हुए। खबर तेजी से फैल गई थी। वे फुसफुसा रहे थे कि वो वही लड़का है जिसने एक स्टार एथलीट से फाइट की, अपने टीचर्स को पलटकर जवाब दिया और उसे शहर के टॉप स्कूल से ड्रॉप आउट करने के लिए फोर्स किया गया। कम से कम कहने के लिए एक बहुत ड्रामेटिक स्टार्ट। लेकिन सारा वाली फाइट के शामिल होने
होने की वजह से मार्कस के नाम के साथ अभी भी एक होपलेस रोमांटिक की रेपुटेशन जुड़ी हुई थी। तभी फिजिक्स क्लास का लीडर एरिक उसे ग्रीट करने आया। इस बात से इम्प्रेस था कि मार्कस में टॉप स्कूल से निकाले जाने की हिम्मत थी। एक काफी सुंदर लड़की ठीक पीछे आ रही थी। सोफी हंसी एरिक से कहा कि मार्कस ने एक स्टार एथलीट से फाइट की जो एक स्कूल ब्यूटी के चक्कर में टीचर का बेटा था। वो फिर मार्कस की तरफ मुड़ी, बताया कि वो सच में सारा को पर्सनली जानती है। हम मार्कस को अपनी नई क्लासमेट को सरप्राइज में देखते हुए पाते हैं। उसने पूछा कि वो उसे कैसे जानती है और सोफी ने एक्सप्लेन किया कि वे बचपन के स्कूल के क्लासमेट्स थे। मार्कस ने अपने होंठ सिकोड़े, ये रियलाइज करते हुए कि उसका फ्रेश स्टार्ट पहले ही खराब हो चुका है। उसने अपनी सीट पर ठीक से बैठा भी नहीं था कि उसका पास्ट एक्सपोज हो गया। सोफी ने उसकी तरफ मजाक में आंख मारी। उसने अचानक पूछा कि क्या वो सारा को भूलना चाहता है और इसके बजाय उसे डेट करना ट्राई करना चाहता है। आसपास के स्टूडेंट्स जोर से हंस पड़े। उसे रिमाइंड कराया कि उसके पास पहले से ही जस्टिन नाम का एक चाहने वाला है। सोफी ने पलटकर जवाब दिया कि उसने जस्टिन को कभी यस नहीं कहा और वैसे भी उसे टॉप स्टूडेंट्स के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है। उसने कहा कि शहर के टॉप स्कूल का 10वें नंबर का स्टूडेंट यहाँ इजीली टॉप 3 में रैंक करेगा। सच कहूँ तो उसे वो काफी मजेदार लगा, ये क्लेम करते हुए कि उसके ग्रेड्स एवरेज है और वो अपनी हिस्ट्री के बावजूद कभी नहीं लड़ा। सोफी उसे एक उम्मीद भरी नजर के साथ देखती रही। उसने यहाँ तक सजेस्ट किया कि वो उसके पीछे आ सकती है क्योंकि वो बिल्कुल उसका टाइप है। सारा के उलट उसने दावा किया कि अगर कोई उसके लिए फाइट करता तो वो इमोशनल होकर रोने लगती। मार्कस ने सोफी को ध्यान से देखा। स्कूल के हिसाब से वो पक्का एक ब्यूटी थी जो टाइम के साथ और भी ज्यादा स्टनिंग होती जाएगी। कुछ सालों में वो पक्का किसी भी कॉलेज कैंपस की शान होगी। हालांकि एक ठंडी आवाज अचानक हवा में गूंजी। मार्कस को बस एक मामूली इंसान कहा जो एक ऐसी लड़की के लिए स्कूल से निकाल दिया गया जो उसे लाइक भी नहीं करती थी। ये एक हार्श बेकार का कमेंट था। जस्टिन ने मार्कस को एक वार्निंग लुक दिया। उससे कहा कि सोफी से दूर रहे इससे पहले कि वो अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए बाहर निकले। अपनी पिछली जिंदगी में मार्कस इस टिपिकल टफ गाय वाले बर्ताव से डर गया होता, लेकिन अब ऐसी अकड़ देखकर बस बहुत बेतुकी और मजेदार लग रही थी। सच कहूँ तो हाई स्कूल के वो कूल बॉयज ग्रेजुएशन के बाद यूजुअली काफी नॉर्मल बन जाते हैं। मार्कस को थ्रेड्स की परवाह नहीं थी। उसका फोकस पहले ही अपनी शांत, प्यारी और फ्यूचर बिलियनर सीटमेट मिया की तरफ वापस जा रहा था। उसने इस पूरे ड्रामे को पूरी तरह इग्नोर करने का डिसाइड किया। डेस्क पर अपना सिर टिकाते हुए वो माया की तरफ मुड़ा और झिझकते हुए पूछा कि क्या वो भी शायद जानती है कि वो कौन है। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा लगा जैसे इसने उसे चौंका दिया। माया एक पल के लिए जम गई इससे पहले कि वो स्लोली अपना सिर ना में हिलाए। मार्कस मुस्कुराया, सजेस्ट किया कि वे एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ फ्रेश स्टार्ट करें। माया ने नए आए स्टूडेंट को नर्वसली देखा। उसकी आंखें डोर की तरफ जा रही थी जहां से जस्टिन अभी एग्जिट हुआ था। उसने चुपचाप पूछा कि क्या उसे फाइट करना आता है। जब मार्कस ने क्लेम किया कि वो नहीं जानता और रूमर्स रॉन्ग थी तो उसने उससे कहा कि वो बचकर रहे। जब उसने पूछा क्यों तो मिया ने एडमिट किया कि वो वरीड थी क्योंकि जस्टिन पक्का उसके साथ फाइट पिक करने की ट्राई करेगा। मार्कस समझ गया कि उसका मतलब उस बॉय से था जिसने अभी उसे धमकी दी थी। मिया ने उसे ईमानदारी से वार्निंग दी कि जस्टिन सोफी के लिए पागल है। मार्कस हालांकि बेपरवाह रहा। कैजुअली टॉपिक बदलते हुए मिया से पूछा कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। इस अचानक सवाल ने मिया को स्पीचलेस कर दिया और वो शॉक में घूरती रह गई। जब उसने ना में सिर हिलाया तो मार्कस की आंखें चमक उठीं और उसने बोल्डली पूछा कि क्या वो उसके साथ रहना पसंद करेगी। डरी हुई और बुरी तरह शर्माते हुए मिया हकलाने लगी कि उसे टीचर से मैथ का एक प्रॉब्लम पूछना है। उसने एक वर्कशीट उठाई और रूम से भाग गई। उसके शर्मीले नेचर को देखते हुए उसे पक्का कभी इतने डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया गया होगा और मार्कस को रियलाइज हुआ कि उसने शायद उसे डराकर आधा मार ही दिया था और फिर भी वो इस न्यू लाइफ का बेताबी से इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस स्कूल में लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मिया घंटी बजने तक वापस नहीं आई और तब भी उसने अपना सिर नीचे रखा, अपने पेपर्स को कसकर पकड़े हुए। जब वो जल्दी से अपनी सीट पर वापस गई वो जाहिर तौर पर इतनी शर्मीली थी कि अभी जो हुआ उसे हैंडल नहीं कर सकती थी। जल्द ही इंग्लिश की टीचर मिस टर्नर एक सख्त चेहरे के साथ रूम में एंटर हुई। उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने लोगों को न्यू स्टूडेंट के बारे में गॉसिप करते सुना है। उन्होंने क्लियर किया कि उसके पास्ट की परवाह किए बिना मार्कस अब उनकी क्लास का मेंबर है। उन्होंने उन्हें अपने क्लासमेट्स के पीठ पीछे न बोलने की वार्निंग दी। इससे पहले कि दिन के लिए पढ़ने वाले कागज बांटे। साफ था कि मिस टर्नर ने अफवाहें सुन ली थी और अपने नए स्टूडेंट को गिद्धों से प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ रही थी। जैसे ही लेसन स्टार्ट हुआ मार्कस को एक सुखद खोज हुई। उसका इंग्लिश लेवल एक टिपिकल हाई स्कूलर के लेवल को पूरी तरह क्रश कर रहा था। हालांकि उसने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत मेहनत की थी। उसने इवेंचुअली कॉलेज में हाई लेवल इंग्लिश एग्जाम्स पास कर लिए थे। उसकी वोकेबुलरी एक अंदर लेवल पर थी, चाहे वो ग्रामर हो, राइटिंग हो या रीडिंग। वो अपने साथियों से बहुत आगे था। उसने पूरा पेपर आसानी से सॉल्व कर लिया। बस एक सिंगल क्वेश्चन मिस हुआ। ये उस कमजोर स्टूडेंट से बहुत अलग था जो वो अपनी फर्स्ट लाइफ में था। अपनी पास्ट लाइफ में मार्कस ने खराब परफॉर्म किया था। इंग्लिश में सिर्फ 112 स्कोर किया था,
जब वो यूजुअली 125 लाता था, लेकिन इस बार उसे एक पूरा कॉन्फिडेंस फील हुआ कि वो इजीली 140 पार कर सकता है। आखिर उसके पास दो बड़े फायदे थे। पहला, उसने एग्जाम्स के लिए एडवांस वोकेबुलरी याद करने में कॉलेज में सालों बिताए थे। दूसरा, उसे एक्चुअली कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस याद थे। तभी मिस टर्नर, इंग्लिश टीचर, ने सबके आंसर्स चेक करने के लिए ध्यान मांगा। उन्होंने उन लोगों से हाथ उठाने को कहा जिनके 25 सवालों में से 5 या उससे कम गलतियां थी। हम देखते हैं कि 48 में से लगभग 8 स्टूडेंट्स ने अपने हाथ उठाए। ऐसा लग रहा था कि यहाँ का लेवल सिटी के टॉप स्कूल से इतना पीछे नहीं था। जब उन्होंने 4 या उससे कम गलतियों वालों के लिए पूछा तो 3 हाथ नीचे गिर गए, बस 5 बचे। ये क्लास के टॉपर्स थे। मार्कस की हैरानी के लिए सोफी, वो लड़की जिसने अभी उसके साथ फ्लर्ट किया था, उन लोगों में थी जो अभी भी अपना हाथ उठाए हुए थी। पता चला कि उसकी इंग्लिश सच में काफी इंप्रेसिव थी। जब टीचर ने इसे 3 गलतियों तक कम किया तो सिर्फ 1 हाथ बचा। मिस टर्नर मुस्कुराई और सोफी से पूछा कि उसकी कितनी गलतियां थी। सोफी ने गर्व से जवाब दिया कि उसके केवल 2 गलत हुए हैं। मिस टर्नर ने मंजूरी में सिर हिलाया, ये नोट करते हुए कि टेस्ट काफी डिफिकल्ट था क्योंकि इसे एक्चुअली पुराने एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चन से बनाया गया था। अचानक उन्होंने अपनी उत्सुक नजर मार्कस की तरफ घुमाई, पूछते हुए कि उसका कैसा रहा, ये मानते हुए कि उसके जैसा टॉप स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेगा। रूम की हर आंख उसकी तरफ मुड़ गई, उसके आंसर का वेट करते हुए। एक न्यू ट्रांसफर के तौर पर कम मशहूर रहना बेहतर समझते हुए मार्कस ने बेपरवाही से दावा किया कि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और काफी गलतियां की है। सच कहूँ तो वो बस तमीज दिखा रहा था। मिस टर्नर ने उसे परेशान न होने को कहा और सजेस्ट किया कि वो अपनी साथ बैठने वाली माया से मदद ले क्योंकि उसकी इंग्लिश एक्सीलेंट थी। मार्कस की आंखें चमक उठी जब वो पूरे जोश के साथ मान गया। माया हालांकि डरी हुई लग रही थी, हकलाने लगी कि वो दूसरों को पढ़ाने में बहुत अच्छी नहीं है। सोफी तुरंत बीच में बोली, मदद की पेशकश की क्योंकि वो इंग्लिश क्लास की प्रतिनिधि थी। उसने मार्कस की तरफ मजाक में आंख मारी, लेकिन मार्कस बस मुस्कुराया और तमीज से मना कर दिया, जोर देते हुए कि माया का उसे पढ़ाना काफी से ज्यादा होगा। उस पल जस्टिन अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुका और जोर से हंसा। उसने मार्कस का मजाक उड़ाया, कहते हुए कि 5 क्वेश्चन मिस करना किसी टॉप स्टूडेंट की पहचान नहीं है। उसने खुले तौर पर पूछा कि क्या सिटी के टॉप स्कूल की रेपुटेशन बस एक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात थी। सोफी ने जस्टिन की नए लड़के को निशाना बनाने की साफ कोशिश पर अपनी आंखें घुमाई। उसने पॉइंट आउट किया कि मार्कस दूसरे सब्जेक्ट्स में आगे हो सकता है, भले ही इंग्लिश उसकी सबसे मजबूत कड़ी न हो। मिस टर्नर ने क्लास को शांत करने के लिए बीच में बोला, उन्हें याद दिलाया कि उनका स्कूल भी किसी भी दूसरे स्कूल जितना ही काबिल है। उन्होंने फिर आने वाले इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन के बारे में बताया जिसके लिए क्लास से 3 जगह खाली थी। ये खास मुकाबला पूरे इलाके में था और इसमें शब्दों के ज्ञान की जरूरत थी जो आम स्कूल के स्तर से बहुत ऊपर था। ये सच में लगन वाले स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज था। विनर्स के लिए सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम भी थे और स्कूल के लिए जो इज्जत मिलेगी वो तो अलग ही थी। ये सुनकर मार्कस ने दिलचस्पी महसूस की। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और ऐलान किया कि वो नाम लिखवाना चाहता है। जस्टिन एक और ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाया, पूछते हुए कि जो अपने ही क्लास के साथियों को नहीं हरा सकता वो पूरे इलाके के साथ मुकाबला करने की उम्मीद कैसे करता है। उसने दलील दी कि मार्कस को जगह देना नाइंसाफी होगी। मार्कस बस मुस्कुराया, जस्टिन से पूछते हुए कि उसे इतना निशाना क्यों महसूस हो रहा है। जस्टिन और अड़ गया, दावा करते हुए कि वो बस चाहता है कि बेस्ट स्टूडेंट स्कूल की पहचान बने। मिस टर्नर ने फैसला किया कि वे पहले देखेंगे कि कितने लोग नाम लिखवाते हैं। अगर 3 से ज्यादा हुए तो वे फैसला करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे। जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई, मिस टर्नर मार्कस की डेस्क पर आई। वो उसका असली लेवल समझने के लिए उसकी कॉपी खुद देखना चाहती थी ताकि वो उसे बेहतर बनाने में मदद कर सके। ये एक प्यारी बात थी, हालांकि इस मामले में शायद इसकी जरूरत नहीं थी। मार्कस ने इसे कॉन्फिडेंस के साथ थमा दिया, उन्हें बताते हुए कि पक्का करें कि उसे स्पीकिंग कंपटीशन के लिए चुना जाए क्योंकि वो बहुत मजबूत है। मिस टर्नर ने एक ऐसी मुस्कान दी जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके कागज पर नजर डाली वो पूरी तरह हैरानी में जम गई। पूरा काम बिल्कुल सही था सिवाय एक सवाल के। उन्होंने उलझन में उसकी तरफ देखा, पूछते हुए कि उसने क्यों कहा कि उसने खराब किया जब उसका सिर्फ एक गलत था। क्लास में सन्नाटा छा गया क्योंकि सब मार्कस को हैरानी से घूर रहे थे। मार्कस ने पूरी सच्चाई के साथ आह भरी, समझाया कि उसके लिए एक भी सवाल गलत होना एक नाकामी है जिसे मंजूर नहीं किया जा सकता। क्लास में फुसफुसाहटों की बाढ़ आ गई, यहाँ तक कि सोफी भी प्रभावित हुई, ये महसूस करते हुए कि वो सच में एक ऊंचे स्तर का स्टूडेंट था। जस्टिन का चेहरा सिकुड़ गया जब उसने अपने गंदे कागज को गुस्से से देखा, मार्कस के दिखावा करने के बारे में बुदबुदाते हुए। मिस टर्नर मार्कस के इस ड्रामे वाले लेवल पर हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने उससे कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और उसे इसे जारी रखने के लिए बढ़ावा दिया। जैसे ही मिस टर्नर ने कागज देखा, उनका दिल आखिरकार शांत हो गया। ऑफिस वालों ने मार्कस को एक टॉप टियर स्टूडेंट बताया था और हालांकि उन्हें
उन्हें थोड़ी फिक्र थी कि इंग्लिश उसकी कमजोरी हो सकती है। अब ये साफ था कि वो बहुत ही कमाल का है, कम से कम उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे ही मार्कस ने अपना कागज अंदर रखा, उसने अपने पीछे एक लड़की को एक वेब नोवेल के बारे में शिकायत करते सुना, जो अचानक अपडेट होना बंद हो गया था। वही नोवेल जो सोफी ने दूसरे स्कूल के फोरम से पढ़ने की सलाह दी थी। सोफी के आसपास एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई इस रुकावट पर बात करने के लिए, और मिया भी खबर चेक करने के लिए अपना फोन निकालने से खुद को रोक नहीं सकी। उत्सुक होकर मार्कस ने पूछा कि क्या वो भी इसे पढ़ती है, और मिया ने अपने होंठ काटते हुए शर्माकर सावधानी से हाँ में सिर हिलाया। उनके सामने बैठा एक स्टूडेंट, जस्टिन का दोस्त लियो, सुन लिया और नए आए स्टूडेंट की तरफ मुड़ा। उसने मार्कस से पूछा कि शहर के टॉप स्कूल से आने के नाते क्या वो शायद जानता है कि वो रहस्यमयी ऑथर कौन था। मार्कस को सच में हैरानी हुई कि हर कोई इसे पढ़ रहा था। माया ने फुसफुसाकर बताया कि उनके टीचर मिस्टर मिलर ने ही सच में कुछ दिनों पहले क्लास से इसकी पहचान कराई थी। एक लेक्चर के दौरान लियो ने समझाया कि टीचर ने शहर के स्कूल के फोरम पर एक खास तौर पर मजेदार कहानी का जिक्र किया था, और इसे चेक करने के बाद पूरी क्लास को इसकी लत लग गई। ऐसा लग रहा था कि मार्कस का पुराना स्कूल छुपे हुए हुनरों से भरा था। अब सब समझ में आ गया। रीडर्स में अचानक आई ये बाढ़ एक टीचर की सलाह की वजह से थी। मार्कस मन ही मन मुस्कुराया, सोचा कि उसे अगली क्लास के दौरान मिस्टर मिलर की राय लेनी चाहिए। अगर ये काफी अच्छा हुआ तो वो